हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और चलिए करते हैं बात आज आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो पहला सवाल है आपका, ये प्रैक्टिस सेट है। एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन सी एक जीव जीवाश्म कहलाती है, फॉसिल कहलाता है। ठीक है, तो जीवाश्म या फॉसिल तो आप समझते ही होगे, बचपन में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो चार ऑप्शन है। तो ये इसको जिंदा जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस और जिंक को। तो क्या जवाब हो सकता है? और मेरे साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, जवाब देने की कोशिश करनी है, नहीं तो उसको फिर लर्न करना है। तो इसमें चार ऑप्शन है और हाँ, बताइए क्या जवाब होगा। तो जिंक गो जिम्नोस्पर्मी प्रजाति के अंतर्गत आने वाली वनस्पति है। इन्हें साइकेडस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका जवाब आपका डी होना चाहिए। तो जिंक गो इसका जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको याद होगा पिछली बार भी नाइट्रोजन फिक्सेशन पर एक सवाल एससीएस वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा आपको कुछ सवाल इस तरीके के दिए जाएं जो आपकी मदद करें। आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको वक्त मिल रहा है सवाल देखने का। तो आप अपने सवाल पर, अपने काम पर ध्यान रखिए और जवाब जरूर दो, चाहे गलत दिया जाए, क्योंकि गलत जवाब हमेशा याद रहता है। चलिए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो घास है आपका, सिट्रस पौधे हैं, शिम्बी है और नीम का पेड़ है। सोच के जवाब देना कौन से पौधे जब इसका आंसर है। तो इसका जवाब आपका सी है। सी है आपका शिम्बी पौधे। इतना ही वक्त आपके पास रहेगा वहां पे सोचने के लिए। और तो इसलिए आप बहुत ध्यान से जवाब दो। तो शिम्बी पौधे की जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लास्ट ईयर सवाल आ चुका है इस तरीके का नाइट्रोजन के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं। सिंथेटिक औषधि का एक एग्जाम्पल है, ये तो आपको जरूर आता होगा, बहुत बार आपने किया होगा। तो सिंथेटिक औषधि मॉर्फिन है आपकी, रिसर्पिन है, एस्पिरिन है और टैक्सोल है। तो चार ऑप्शन है, बहुत ध्यान से इनके जवाब देखिए क्या होने चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब आपका सी है, एस्पिरिन। एस्पिरिन दर्दनाशक औषधि है। इसे एसिटो ऑक्सीबेंजोइक एसिड भी कहा जाता है और इसे हृदय रोग में भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम एक और भी है, एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए, तो ये एस्पिरिन का पूरा नाम, फुल फॉर्म है, तो हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे। अगला है आपका कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो एकदम बड़ा आसान सा सवाल लगा होगा आपको, तो आसान है भी। तो क्योंकि हरगोविंद खुराना को आप जानते हो, हमेशा आपने कितनी बार नाम सुना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और जीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन बेस सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस। तो जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण। काफी वक्त मिल गया आपको करने के लिए। हाँ जी, तो बताइए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आप सोच सकते हो एग्जाम की डेट तो आपको पता ही है, मई जून में अनाउंस हो चुकी है। तो अब आप कितना तैयार हो और आपने अपनी तैयारी में क्या बदलाव करने हैं वो देखना है। तो चलिए, तो इसका जवाब, हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है आपका बी, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो बी जवाब है, क्योंकि हरगोविंद खुराना का जो जेनेटिक कोड की व्याख्या करता है, दूसरा करता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस। दो चीजों पर हम जो है ख्याति मिली थी उन्हें, एक तो जेनेटिक कोड के लिए, तो वो तो ऑप्शन इसमें हमें नहीं मिला। दूसरा था आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यह है तो ये भी ठीक, यह है तो ये भी ठीक। तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस है आपका, प्रोटीन संश्लेषण। और 1968 में एम डब्ल्यू निरेनबर्ग और आर डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से इन्हें मेडिकल में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना पर और दो सवाल बनते हैं, कब मिला? 1968। तो इंडिया के जो लोग कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कब कब नोबेल प्राइज मिला है, एक सवाल यहाँ से हमेशा हमेशा आता है। तो इसलिए आपने जरूर उसको याद करना है। क्वेश्चन जो आपके एससीएस वाले होते हैं उनकी नेचर अलग होती है। हमारी क्लासेस चलती हैं, हम कोशिश करते हैं उन सवालों तक आपकी पहुंच बनाने की। और हमारी टैगलाइन भी है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कामयाब होने के लिए ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वो दो लोग और हैं जिनको साथ हरगोविंद खुराना को
मेडिकल ये चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 में, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन-सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है? तो ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि जो मैमल्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है? मैमल्स के बच्चे होते हैं, तो अंडे वो नहीं देते, लेकिन हमें एक जीव ऐसा है जो अंडे देता है, ठीक है? तो इसमें है आपका 4 ऑप्शन है आपके कंगारू और ओटर है, ऊद, बत्तख, चोंच, प्लेटिपस और ओपोसम। और इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो ये जो इसका जवाब है आपका ये प्लेटिपस, ठीक है नहीं? तो ये आपका डक जो है प्लेटिपस कहा जाता है इसे और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ख़ास तौर से, जो इसकी लोकेशन है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में जीव मिलता है जो कि मैमल है लेकिन अंडे देता है। उसके बाद है आपका पीपरी, सिंपल साधारण सा फैक्ट या फैक्चुअल सवाल है आपका, पीपरी जो है वो किस लिए फ़ेमस है? तो पीपरी 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कंप्यूटर कारखाना, पेनिसिलिन और कागज़ की मिल है और इनमें से कोई नहीं। तो पीपरी जो जगह है आपकी वो पूना में है, पुणे के पास पड़ती है पीपरी, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका जो जवाब है आपका वो बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? ठीक है, ग्रीन कलर का आपका फ्रॉग है, उसकी पीठ पर आपकी ब्लैक लाइन्स हैं, उस मेंढक को क्या कहते हैं? तो एसाफिटिडा एरिज़ोना टिग्रिस, राना टिग्रिना, लोना एस्टेओटा। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ज़रूर 10th तक कि राना टिग्रिना जो है मेंढक का जो है साइंटिफिक नेम है, यही जवाब है इसका, ठीक है? यही जवाब है। तो इसका जी सी जवाब है, फैक्चुअल है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर डिसीज़ किसकी कमी की वजह से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी और नाइट्रोजन। कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी और नाइट्रोजन। तो उसका जवाब जो हो सकता है आपका, तो 4 ऑप्शन है, बहुत सोच कर दीजिएगा। तो इसका जवाब है आपका ए। इस बीमारी को हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है इस बीमारी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन। तो आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। अनन्नास एक, तो हिंदी में है, कोई बात नहीं है, आज का पेपर हिंदी में है, इंग्लिश में भी हम प्रोवाइड करेंगे और बाकी मेरी बात सबको समझ में आती है, चाहे हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं, आप बात को समझ सकते हैं। आप अनन्नास तो जानते हैं, खाते भी होंगे आप, ठीक है? तो अनन्नास एक क्या है? ये बीजीय फल है, सीड वाला कंपोजिट फ्रूट है, पौधे का तना है, स्टेम है, या आपका पत्तियों का समूह है। तो 4 ऑप्शन है और बहुत समझकर, सोचकर आपने जवाब देना है इसका, ठीक है? तो इसका जो जवाब है ये कंपोजिट फ्रूट है आपका, कंपोजिट फल है, यानी कि बी जवाब है इसका आपका, कंपोजिट फ्रूट। और ये जो है आपका ब्रोमेलिएसी ब्रोमेलिएसी फैमिली से है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला है आपका, एक और सवाल है आपका, ये मैमल्स पर ही है आपका, मैमल्स के ऊपर कि स्तनपायी के उत्सर्जन एक्सक्रीशन उत्पाद में किसकी अधिकता होती है? यानी कि मैमल्स का जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है? तो ये सवाल पूछा गया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो आपका मूत्र में, आपका यूरिन में क्या पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कई बार सवाल में आते हैं ना आपके, हमने देखा यूरोटिलिक, अमीनोटिलिक, ठीक है, यूरियोटिलिक, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसका जवाब है आपका यूरिन एसिड, सी जवाब आएगा। और पौधों की फोटोसिंथेसिस पे सवाल है। क्रिया मनुष्य सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा कि पौधे जो हैं वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बहुत सिंपल बात है, 6th क्लास की बात है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला है? फोटोसिंथेसिस के क्षेत्र में, ठीक है? अब देखो सवाल बदल गया, फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हो, लेकिन कौन-सा इसमें ऐसा साइंटिस्ट है जिसको फोटोसिंथेसिस के लिए, ये आपके सब सिलेबस का पार्ट है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैं आपको आपसे सिलेबस से बाहर की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूँ, तो आप अपने सवाल पर फ़ोकस रखिए, ठीक है? आपको मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए क्या जवाब हो सकता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जवाब है आपका
इसका जवाब इसका होना चाहिए आपका सी, मेल्विन कैलिन। सी जवाब होना चाहिए, मेल्विन कैलिन ने फोटोसिंथेसिस से संबंधित कार्बन फिक्सेशन क्रिया को समझाया। उन्होंने केल्विन चक्र का प्रतिपादन किया और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1961 में नोबेल मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन की तुलना में जो एग्रीकल्चरल लेबर में कौन सी बीमारी सामान्य है? ठीक है, यानी कि नगरीय जनसंख्या के कंपैरिजन में जो आपके कृषि श्रमिक हैं उन्हें कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? ये सवाल आप इस तरीके से देख सकते हो। फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ मतलब आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है नहीं, और ये आपका लीवर है, यकृत को लीवर बोलते हैं, लीवर का रोग, और हुकवर्म का संकर्षण या कैंसर हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से आपने देना है। तो इसका जो जवाब होता है कि जो एग्रीकल्चर में लगे हुए श्रमिक होते हैं उन्हें फेफड़े की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों होता है? क्योंकि उनके द्वारा जो फसलें काटने और अनाज निकालने तक भिन्न-भिन्न प्रकार के कण साँस लेते समय अवशोषित हो जाते हैं। तो फसल काटते समय उनके साँस में कई सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं। तो धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? आसान सवाल है, कई बार आ भी चुका है पीछे, ठीक है? तो इसका जो जवाब है आपका वो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो जिंक की कमी से जो है आपका खैरा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है कौन? अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है कौन? एल्गी, फंगस, खाद मिट्टी। एल्गी जो है आपका ये शैवाल को बोलते हैं, ठीक है, फंजाई कवक को बोलते हैं, और खार मिट्टी तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका एल्गी, शैवाल होता है। तो ये जो है यही काम करता है आपका शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्लड नहीं है लेकिन वो सांस लेगा। तो एक है आपका केंचुआ, हाइड्रा, तिलचट्टा और आपका मछली, ठीक है। तो इसमें जो है जो जवाब होना चाहिए, तो बताओ क्या जवाब हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका जवाब है आपका बी, हाइड्रा जवाब है। तो इसमें हाइड्रा जो है बिना ब्लड के सांस ले सकता है। हाइड्रा जो है निडेरिया फाइलम से है, ठीक है, और बी इसका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा है जो सर्वहारी नहीं है? ठीक है, सर्वहारी नहीं है। तो सांप है, भालू है, चूहा है और चींटी है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि वेज, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, एक होता है आपका सर्वहारी जो दोनों चीजें खा लेते हैं, वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। तो लेकिन वो सर्वहारी नहीं है। तो भालू भी सर्वहारी है, चूहा भी है, चींटी भी है, सांप नहीं है। आपका जवाब है ए। अगला है आपका प्याज क्या है? राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है, कौन है? तो 4 ऑप्शन है। तो हिंदी में बल्ब को शलकंद बोलते हैं, हिंदी में शलकंद बोलते हैं, वैसे बल्ब बोलते हैं। तो बल्ब भी इसका जवाब है। और ये आपका वैसे स्टेम होता है, ठीक है, तना होता है आपका, लेकिन बल्ब का टाइप वाला तना है आपका। अगला है आपका बीजों के सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडी और आर्द्र जो है परिस्थिति में, गर्म और शुष्क, ठंडी और शुष्क, गर्म और आर्द्र, ठीक है। तो इसका जो जवाब है, क्या जवाब होगा देख लेते हैं इसमें। यानी कि बीजों का जो संरक्षण किया जाता है, उनको जब बचाया जाता है, उन्हें रखा जाता है, किस कंडीशन में रखा जाता है, कैसे हालात में रखा जाता है? तो जो बेस्ट रहता है वो ठंडा होना चाहिए और शुष्क होना चाहिए। तो ये इसका सी आंसर है। और बांस जो है वो किस कुल का पौधा है? तो आसान है, करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहता है हमेशा बांस की। बांस जो है आपका घास होता है। और काली मिर्च किस तरीके का पौधा है? ये पेड़ है, लता है, झाड़ है या झाड़ी है? तो 4 ऑप्शन है, सोचकर जवाब दीजिएगा कि काली मिर्च क्या होती है। ठीक है, तो ब्लैक पेपर बोलते हैं इसे। तो ये आपकी लता है, इसका बी जवाब आएगा।
पुष्पित लता बोलते हैं इसे, और पीपर नाइग्राम इसका बोटेनिकल नेम है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे उपयुक्त विकल्प है कोल्ड स्टोरेज के ऊपर सवाल है। देखो कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर का मुद्दा चला हुआ है बहुत दिनों से। तो कोल्ड स्टोरेज में जो फल लंबे समय तक चलते हैं, संरक्षित फल होते हैं आपके, ठीक है, लंबे समय तक चलते हैं, क्यों चलते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। फल अंधेरी जगह में रखे जाते हैं, फल अधिक गर्मी के संपर्क में आते हैं, फलों की श्वसन दर में कमी आ जाती है, और अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बिल्कुल आपने सोच कर जवाब देना है। जवाब आप ज़रूर दीजिए प्लीज़, ठीक है, आपका फ़ायदा है, पढ़कर जवाब दो, है ना? क्योंकि जो सवाल हमसे गलत होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं, ये बात भी आप लिख लेना, है ना? हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि जो सवाल हम गलत करते हैं, वो ज़रूर याद रहता है। हो सकता है जो आपने ठीक किया हो, उसको आप भूल सकते हो, तो लेकिन जो गलत करोगे, वो याद रहेगा। लिख देता हूँ। आप आज़मा कर देख लीजिएगा, ठीक है? तो सी जवाब है इसका। मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वक़्त मिल रहा है सवाल देखने का, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो अगला है आपका फ़ॉस्फ़ोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ़ॉस्फ़ोरस जो है प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है। आपको पता है कि फ़ॉस्फ़ोरस हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, हड्डियों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर आपका ए जवाब आएगा। अगला है आपका कि स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। ये हार्मोन की अनुक्रिया है, या प्रकाश की है, ध्यान की है, उदासीन की है? तो ये जो है आपका ये आपके हार्मोन की है। ये जो हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन की अनुक्रिया है, क्योंकि मुँह में पानी आना, उसके बाद वो एंजाइम सीक्रेट होने लग जाते हैं, और लेकिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। अगला है आपका कि कौन-सा मोनोसैकेराइड शुगर नहीं है? वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इस तरीके के आपके जो है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। तो कौन-सा ऐसा है जो मोनोसैकेराइड का जो है आपका टाइप नहीं है? फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़, ग्लूकोज़, माल्टोज़, ये सब नाम आपने सुने होंगे बार-बार। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाम ना सुना हो, ठीक है? तो मोनोसैकेराइड्स के टाइप इसमें कौन-सा नहीं है, ये पूछा है, ठीक है? तो फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़, ये तीनों तो आपके मोनोसैकेराइड्स के एग्ज़ाम्पल हैं। डी जो है आपका माल्टोज़, ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ठीक है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा मोनोसैकेराइड है, तो आपको ये तीनों भी याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। हमारे सवाल बहुत डायरेक्ट होते हैं, सीधे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अगला है किस हार्मोन द्वारा ब्लड जो आपका हार्ट है, उसमें जो हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? तो गैस्ट्रिन, एड्रिनल, पिट्यूटरी और एस्ट्रोजन। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि एक हमारा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो एड्रिनल होता है, एड्रिनलिन बोलते हैं वैसे उसे, ठीक है ना? तो ये हमारे गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करता है, और आपको पता है जिनका बीपी हाई होता है उन्हें गुस्सा बहुत आता है। बात आप समझ गए होंगे। कई बार इसको लड़ो और भागो हार्मोन भी कहते हैं। हमारे डर के लिए और गुस्से के लिए एड्रेनलिन ही ज़िम्मेदार होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, अधिक ऊँचाई पर मानव शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स आकार में बड़ी हो जाएँगी, छोटी हो जाएँगी, संख्या में बढ़ जाएँगी या घट जाएँगी? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सोच कर आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, कि व्हाइट ब्लड सेल्स की बात है। तो अधिक ऊँचाई पर क्या होता है उनके साथ? तो इनका जो है ये जवाब है ए, ठीक है, आकार में बड़ी हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कीजिए। अगला है पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन-सा एसिड पाया जाता है, जो आपके पाचक रस होते हैं? तो कुछ वीडियोज़ हम और भी लेकर आएँगे, ठीक है? तो आप इनको ज़रूर करते रहो। अगला जो जवाब है पाचक रस में लैक्टिक होता है, या आपका टैनिक होता है, या अमीनो, या हाइड्रोक्लोरिक होता है? तो ये आपको पता होगा, एचसीएल होता है, हमारे स्टोमक में मिलता है। आसान सवाल है, एचसीएल हमारे स्टोमक में होता है।
उसके बाद है आपका मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है कब? दौड़ते टाइम, क्रिकेट खेलते टाइम, खाना खाते टाइम या नींद में खर्राटे लेते हुए टाइम। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट की बात है। हिंदी में ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल समझा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सवाल ज़रूर समझ में आएगा। तो बाकी इंग्लिश मीडियम में भी हम देंगे आपको, इंग्लिश के भी सेट सिलेबस आएँगे आगे, तो हिंदी में भी आएँगे और लेकिन थोड़ा टाइम कम रहता है क्योंकि क्लासेस की वजह से, क्लास में थोड़ा बिज़ी रहते हैं। मिलेंगे ज़रूर, चाहे कम मिलें। तो ये आपका डी, खर्राटे लेते लेते हुए, तो डी जवाब है इसका। अगला देखते हैं। इनमें से कौन-सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे देख लेते हैं। इसमें ये गैस जो है वो ये वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो ये आपका CO2 होता है, तो आप लेते ही हो साँस में। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में त्वचा की ऊपरी और खुली परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्कैल्रा, एंडोडर्मिस। तो ये भी आसान सवाल है आपका, एपिडर्मिस इसका नाम है। एक और सवाल देखते हैं अगला। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है? आपका बचपन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 6th क्लास का सवाल है, लेकिन हमारे सिलेबस में है। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाती है? ठीक है, एनर्जी चेंज वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में होते हैं। तो इसका जवाब है आपका भौतिक यानी कि फिजिकल और रासायनिक केमिकल, ऊष्मा और हीट और विकिरण आपका रेडिएशन। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो आपका केमिकल एनर्जी में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में, तो इसका डी जवाब है। तो ये कुछ सवाल थे और ये इन सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, चाहे कम-ज़्यादा रहे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर आपको। और बाकी जो है हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं आजकल, ठीक है, लाइव क्लासेस चली हुई हैं। इसके अलावा जो है नोट्स स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी हमारे चले हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम भी हैं। क्योंकि टाइम कम बचा है, जैसे भी आपकी सहूलियत है, जैसी ज़रूरत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, उस पर भी आप डिटेल चेक कर सकते हो। तो कोई कमी ना रह जाए आपके एफर्ट्स में, ठीक है? और आपको कहीं भी लगता है कि हम आपकी थोड़ी-सी भी मदद कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिएगा। कॉम्पिटिशन का टाइम है, ठीक है? और वैसे भी ये फॉर्म 2-3 साल में आता है, तो इसलिए जो है पूरे एफर्ट्स 100% आपने देना है। अगर आपने 100% नहीं दिए अपने एफर्ट्स की तो मुश्किल होती है। 100% का मतलब होता है पूरा दिल जान से करना, कोई किसी बात की कमी ना रह जाए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।